वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है बीमार जेठानी। विवेक ने लंच ब्रेक के दौरान मोबाइल पर मुझे जो जानकारी दी उससे मुझे चिंता से भर दिया। विनोद भैया ने किराए का मकान ढूंढ लिया है। मुझे उनके दोस्त ने बताया है कि 2 हफ्ते बाद वे शिफ्ट कर जाएंगे। विवेक की आवाज़ में परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। हमें उन्हें जाने से रोकना होगा। मैं एकदम बेचैन हो उठी। बिल्कुल रोकना होगा रितु। अब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले हम पर कितना हंसेंगे। तुम आज शामी भाभी को समझाना। मैं भी बड़े भैया को भी फ़ोन करता हूँ। नहीं, मैंने उन्हें फ़ौरन टोका। अभी आप किसी से इस विषय पर कोई बात न करना प्लीज़। यह मामला समझाने बुझाने से नहीं सुधरेगा। फिर कैसे बात बनेगी? पहले शाम को हम आपस में विचार विमर्श करेंगे, फिर कोई कदम उठाएंगे। ओके। इधर उधर की कुछ और बातें करने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने आंखें मूंद ली और वर्तमान समस्या के बारे में सोच विचार करने लगी। संयुक्त परिवार की बहू बनकर ससुराल आए मुझे अभी साल भर भी नहीं हुआ है। अब मेरे जेठ जेठानी अलग होने की सोच रहे हैं। इस कारण मैं परेशान तो हूँ, पर मेरी परेशानी का कारण जग हंसाई का डर नहीं है। संयुक्त परिवार से जुड़े रहने के फ़ायदों को, उसकी सुरक्षा को मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जानती हूँ। मेरे पापा का दिल के दौरे से जब अचानक देहांत हुआ तब मैं बीकॉम के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। साथ रह रहे मेरे दोनों चाचाओं का पूरा सहयोग हमारे परिवार को ना मिला होता तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई बड़ी कठिनाई से पूरी होती। फिर बाद में जो मैंने एमबीए भी किया, उस डिग्री को प्राप्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। एमबीए करने के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिली तो मैं अपने संयुक्त परिवार का मजबूत स्तंभ बन गई। अपने छोटे भाई को इंजीनियर व बड़े चाचा के बेटे को डॉक्टर बनाने में मेरी पगार का पूरा योगदान रहा। अपनी शादी का लगभग पूरा खर्चा मैंने ही उठाया। मेरे मायके में संयुक्त परिवार की नींव आज भी मजबूत है। अपनी ससुराल में भी मैं संयुक्त परिवार की जड़ों को उखड़ने नहीं देना चाहती हूँ। काफ़ी सोच विचार के बाद मैं अपने बॉस अमन साहब से मिलने उठ खड़ी हुई। वे मुझे बहुत मानते हैं और इस समस्या के समाधान के लिए मैं उनकी सहायता व सहयोग पाने की इच्छुक थी। शाम को घर में घुसते समय मेरे पास सबको सुनाने के लिए एक महत्वपूर्ण खबर थी। उसे मैं शानदार अभिनय करते हुए सुनाना चाहती थी, पर वैसा कुछ हो नहीं सका क्योंकि मेरी सासू माँ संध्या भाभी पर बुरी तरह बरस रही थी। हम तो तंग आ गए हैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के बीमार रहने से। मेरी सास की गुस्से से भरी आवाज़ घर के बाहर तक सुनी जा सकती थी। तुम सारा दिन पलंग तोड़ती रहा करो और ऋतु सुबह रसोई में घुसे, फिर ऑफिस में और फिर थकी हारी शाम को लौटे तो फिर सबका खाना बनाने को रसोई में घुसे। अरे इस तरह से बड़ी घर गृहस्थियाँ नहीं चलती। अगर कल को हमने घर से अलग कर दिया तो कौन देगा खाना बनाकर विनोद और बच्चों को? संध्या भाभी अपने कमरे में खामोश लेटी थी। यह सच है कि वे आए दिन कमर व सिर के दर्द से परेशान रहती हैं। तब उनसे कोई काम नहीं होता और मेरी सासू माँ ऐसे मौक़ों पर उन्हें कड़वी तीखी बातें सुनाने से कभी नहीं चूकती। मैं घर में मौजूद हूँ तो सासू माँ भाभी की ज़रा ज़्यादा बुराइयाँ गिनाने के साथ साथ मेरी प्रशंसा के पुल भी बखूबी बांधती जाती। भाभी और मेरा व्यक्तित्व बिल्कुल भिन्न है। वे बीमार रहती हैं और मैं बिल्कुल चुस्त। घर की साफ सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने व रसोई के सारे काम अकेले निपटाने का अभ्यास मुझे अपने माता पिता के घर से ही है। ये सारे काम मैं वहाँ नौकरी करने के साथ साथ ही करती थी। इन कामों से ना मैं थकती हूँ न चिढ़ती हूँ। संध्या भाभी के दर्दों ने उन्हें अपाहिज सा बना दिया है। फूला शरीर भी उनकी कार्य क्षमता को कम कर रहा है। सासू माँ और उनके बीच झगड़ा शायद हमेशा से चलता रहा होगा, पर मेरे आने के बाद स्थिति बदतर हो गई। मैं समझ सकती हूँ कि देवरानी के सामने आए दिन बेइज्जत होना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। वे उलटकर जवाब देने की आदी नहीं हैं, पर कभी कभी गुस्से का शिकार हो अपना संतुलन खो देती हैं। कोविड-19 के दिनों की बात तो दूसरी थी, पर अब तक लगा मामला सुधर जाएगा। पर सासू माँ तो और मुखर हो गई। जेठानी के पलटकर जवाब देते ही मेरी सास घंटों तक झगड़े को बनाए रखती हैं। घर का माहौल बहुत तब खराब हो जाता है। इसी कारण संध्या भाभी चुप रहती हैं। मैंने कई बार उन्हें अपने कमरे में मौन आंसू बहाते देखा है। उस दिन कपड़े बदलकर जब मैं उनका हालचाल पूछने उनके कमरे में पहुंची तो उनकी आंखों में आंसुओं के बजाय गुस्से व विद्रोह के भावों को देखकर मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। किराए के मकान में जाकर रहने का निर्णय उनके इन विद्रोही भावों को पैदा कर रहा था। उनके इस फैसले की विवेक और मेरे अलावा किसी को खबर नहीं थी। उनके दोनों बच्चे एक तरफ रखी स्टडी टेबल पर पढ़ रहे थे। शायद किसी टीचर से ऑनलाइन ट्यूशन चल रही थी। मैंने भाभी से सिर्फ उनका हालचाल पूछा और फिर रोहित और आंचल से हाय की।
दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार हैं। दोनों की लिखावट के अक्षर मोतियों से नजर आते हैं। दोनों के कक्षा में प्रथम आने का पूरा श्रेय संध्या भाभी को जाता है। वे प्यार व सहनशीलता के साथ उन्हें नियमित रूप से पढ़ाने में पूरी दिलचस्पी लेती हैं। भाभी, आप मम्मी की बातों का बुरा ना माना करो। रसोई का काम मैं संभाल लूँगी। मेरा यह आश्वासन उनका मूड ठीक करने में असमर्थ रहा और मैं दोनों बच्चों को प्यार करने के बाद उनके कमरे से बाहर आ गई। विवेक तब तक ऑफिस से लौट आए थे। मैंने कुछ देर तक उन्हें संक्षेप में अपनी बात समझाई और फिर रात के भोजन की तैयारी करने रसोई में जा घुसी। मेरी सास भी रसोई में आ गई, पर वहाँ उनकी ऊर्जा का बड़ा भाग संध्या भाभी को जली कटी बातें सुनाने में ही खर्च हो रहा था। मेरी ज़्यादा बोलने की आदत कभी नहीं रही। इस कारण कई लोग मुझे घमंडी मानने की भूल कर बैठते हैं। मैं अंतर्मुखी इंसान हूँ और मुझे अपने काम से काम रखना पसंद है। अपनी सास का लगातार बोलना मुझे पसंद नहीं आ रहा था, पर मैं चुपचाप काम में लगी रही। ना तो उनकी हाँ में हाँ मिलाई और ना ही भाभी के पक्ष में बोलकर उन्हें भड़काने की गलती करी। डिनर कर लेने के बाद मुझे सबको वह खबर सुनाने का मौका मिला जिसे मैं घर में गुस्से ही सुनाना चाहती थी। अपने ससुर जी को संबोधित करते हुए मैंने खुशी भरे लहजे में कहा, पापा, मुझे ऑफिस में आज प्रमोशन मिला है। ये देखिए मेरा ऑफर लेटर। मेरे हाथ से लेटर लेकर ससुर जी ने पढ़ा और फिर परेशान लहजे में बोले, बहू, इसमें तो तुम्हारे मुंबई जाने की बात लिखी हुई है। वही एक समस्या ज़रूर है पापा, पर पदोन्नति के साथ साथ मेरी पगार में पूरे 15,000 रुपये हर महीने की बढ़त भी होगी। वह तो ठीक है, पर इतनी दूर जाने का फैसला? तुम लोगों को मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सास ने अपने पति को टोकते हुए अपना मत मजबूत स्वर में व्यक्त किया। अरे, 15,000 की बढ़त मिलेगी तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे। फिर कल को तुम्हारे पैर भारी होगा तो कौन देखभाल करेगा तुम्हारी? विवेक ने शांत लहजे में अपनी माँ को जवाब दिया। माँ, अभी हमने इस विषय पर ठीक से सोच विचार नहीं किया है, पर इस प्रमोशन को पाना ऋतु के लिए महत्वपूर्ण है। मेरी कंपनी भी मुझे मुंबई शाखा में ट्रांसफ़र करने के लिए आसानी से राजी हो जाएगी। रही बात बच्चे होने के समय में देखभाल की, तो अच्छे डॉक्टरों व अस्पतालों की मुंबई में कोई कमी नहीं। बेकार की बातें मत कर तू, सासू जी ने उन्हें डपट दिया। माँ बाप के बुढ़ापे में बेटे को साथ रहना चाहिए। आजकल कोविड-19 की वजह से पता नहीं कब बसें, ट्रेनें, फ्लाइटें बंद हो जाएं। हमें आए दिन घर से निकल जाने की धमकी मिलती है भाई। मेरे इस घर में सुख शांति से रहने के दिन कब के ख़त्म हो चुके हैं। विनोद भैया ने नाराज़गी भरे अंदाज में अपनी शिकायत दर्ज कराई और ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चले गए। तुम लोग मुंबई नहीं जाओगे, हमें आदेश देते हुए अपनी सास की आंखों में चिंता और बेबसी के भाव मैंने शायद पहली बार देखे होंगे। माँ, हम और सोच विचार करके इस विषय में फैसला करेंगे। विवेक के इस आश्वासन से मेरी सास का आंतरिक तनाव शायद रत्ती भर भी कम नहीं हुआ होगा। अगले दिन से मेरी सास चिड़ी और परेशान सी नजर आने लगी। वे गुस्सा करने के हर मौके पर खूब बोल रही थी, पर कमाल की बात यह हुई कि उस दिन बीमार संध्या भाभी के खिलाफ सीधे सीधे एक भी जलीकटी बात उन्होंने अपने मुंह से नहीं निकाली। रविवार के उस दिन उन्होंने मुझे 10 बार मुंबई न जाने के कई फ़ायदे गिनाए। अपनी आदत के अनुरूप मैं चुप रहकर सारी बातें सुनती रही। आप बेकार परेशान हो रही मम्मी, अभी हमने कोई पक्का फैसला नहीं किया है। अगर हम मुंबई गए भी तो आपको साथ लेकर जाएंगे। मेरे इस प्रस्ताव का उन्होंने फौरन विरोध करते हुए मुंबई कभी न जाने का निर्णय सबको नाराज़ लहजे में सुना दिया। उस शाम को बड़े भैया ने किराए का मकान लेने व अगले महीने की 1 तारीख को उसमें शिफ्ट करने का अपना फैसला बताकर मेरी सास को एक ज़बरदस्त झटका दिया। तुम दोनों भाइयों को क्या बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है इस घर से दूर जाने की बात कहते हुए? सासू माँ फट पड़ी। हम बुढ़े बुढ़िया को यहाँ अकेले सड़ने के लिए छोड़ोगे क्या तुम दोनों? मुझे बेकार का ड्रामे मत दिखाओ माँ, विनोद बहन ने उल्टा डांट दिया। तुम तो मुझे घर से निकल जाने की धमकी वर्षों से देती आ रही हो। अगर अकेले रहने से डर लगता है तो अपने छोटे बेटे व प्यारी बहू को मुंबई न जाने को राज़ी कर लो। मैं रोज़ रोज़ अपमानित होने को इस घर में नहीं रुकूंगा। अपना फैसला सुनाकर बड़े भैया ड्राइंग रूम से बाहर चले गए। माँ, हम मुंबई ऋतु का करियर बेहतर बनाने के लिए जा रहे हैं और भैया नाराज़ होकर घर छोड़ रहे हैं। हम शायद ना रुकें, पर भैया भाभी को रोका जा सकता है और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का, उन दोनों को भरोसा दिलाकर। बाद में अपनी माँ को अकेले में यह सलाह देकर विवेक भी अपने कमरे में आ गए थे। उस रात के बाद सासू माँ ने खूब रोना धोना शुरू कर दिया। संध्या भाभी के साथ उन्होंने सारी तकरार बंद कर दी थी, पर उनके दोनों बेटों को बड़ी कड़वी तीखी बातें सुनने को मिली। ससुर जी से उनकी खूब झड़प होती।
बड़े बेटी बहू के घर छोड़कर जाने के लिए ससुर जी उन्हें खुलकर जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वे अपनी गलती ना मानकर बेटों को खुद गर्ज बताती और दोनों के बीच कुछ घंटों के अंतराल पर नया झगड़ा शुरू हो जाता। अगला सप्ताह ऐसी लड़ाई झगड़े में गुजरा, पर न बड़ी बहन ने किराए के मकान में जाने का फैसला बदला और ना ही विवेक ने मुंबई जाने का विकल्प छोड़ा। रोने धोने और चीखने चिल्लाने के अपने हथियारों को बेकार जाता देख सासू माँ निराश हो गई और उन्हें खामोश उदासी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस रविवार की दोपहर में मैं अकेली संध्या भाभी से मिलने उनके कमरे में पहुंची। बाकी के लोग उस समय ड्राइंग रूम में टीवी पर फिल्म देख रहे थे। मेरे हाव भावों को सही ढंग से पढ़ते हुए संध्या भाभी ने मेरे कुछ कहने से पहले ही अपना फैसला दोहराया। ना, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं किराए के मकान में पक्का जाऊंगी। मैंने भावुक लहजे में जवाब दिया। भाभी, अपने अनुभव के आधार पर मैं एक बात जानती हूँ, बुरा वक्त आते ज़रा देर नहीं लगती। वही परिवार ऐसे सदमों व हादसों का सामना कर लेता है जिसके सदस्यों में एका हो, दिलों में प्यार हो। मार्जी को हमारी नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने एक एक शब्द पर पूरा जोर दिया। तुम अच्छा कमाती हो, घर के कामों में एक्सपर्ट हो, तुम्हें किसी की क्या ज़रूरत होगी, सारा घर तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। उनकी आवाज़ में शिकायत भरी कड़वाहट उभरी। भाभी, आप मुझे प्यार करती हैं ना? मैंने पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। हाँ, लेकिन मैं इस घर में सुखी नहीं रह सकती हूँ, और अगर आप घर छोड़कर चली गई तो मैं खुद को बड़ा दुखी और असुरक्षित महसूस करूँगी। तुम तो मुंबई जा रही हो, फिर तुम्हें मेरे यहाँ रहने या ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने माथे में बल डालकर प्रश्न किया। अगर आप आदेश देंगी तो मैं मुंबई नहीं जाऊँगी। मैं शरारती ढंग से मुस्कुराई। क्या मतलब? वे चौंक पड़ी। भाभी, मैं अपने मन की बात आज खुलकर आपसे कहूँ? हाँ हाँ, उनकी आंखों में उत्सुकता के भाव पैदा हुए। भाभी, इस घर की नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हम दोनों को बड़े प्रेम व समझदारी भरा आचरण करना होगा, और लोग हम दोनों के बीच तुलना करते रहेंगे, पर हम दोनों को मन में खटास पैदा करने वाली उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। देखिए, मेरी पगार इस घर की आर्थिक नींव मजबूत करती है, पर मेरे पास समय का अभाव है। जैसे आपने रोहित और आंचल को अपनी पढ़ाई में होशियार बनाया, कल को वैसे मेरे बच्चों को होशियार बनाना आपकी जिम्मेदारी होगी। आप स्वस्थ नहीं रहती हैं तो मैं आपका काम खुशी खुशी करूँगी। तुलना वाली कोई बात ही नहीं। हम दोनों एक दूसरे की पूरक बनी रहें तो ही हमारे घर में सुख शांति और हंसी खुशी का वास रहेगा। क्या मेरी ये सोच गलत है भाभी? उनके सामने शायद पहली बार मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाए होंगे। नहीं, पर भाभी, सब बातों को नज़रअंदाज कर हम दोनों को अपनी मजबूत टीम बनानी ही होगी। हमें अपने पतियों व सास ससुर का साथ व सहयोग ना भी मिले तो परवाह नहीं। ये परिवार टूटा तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम दोनों का ही होगा। हम दोनों जुड़ी रहें तो छोटे बड़े सबका बेड़ा पार हो जाएगा। उनका नज़रिया बदलने का प्रयास करते हुए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कुछ देर खामोश रहने के बाद भाभी ने आगे बढ़कर जब मेरा माथा प्यार से चूमा तो मैं इतनी खुश हुई कि उनके गले लगकर रो पड़ी। वे मुझे देर तक समझाती रहीं, साथ साथ अपने मन की पीड़ा भी व्यक्त कर रही थी। उस समय मेरे मन ने उनके सानिध्य में इतनी राहत व शांति महसूस करी कि मैंने मनी मन उन्हें भाभी के साथ साथ माँ का दर्जा भी दे दिया। आजकल हमारे घर में कुछ भी नहीं बदलते हुए भी सब कुछ बदल गया है। हमारी सास शोर करती रहती हैं पहले की तरह, लेकिन अब भाभी की आंखों में शिकायत, नाराज़गी के भाव नहीं होते। सासू माँ के सामने हम गंभीर नज़र आती हैं, पर उनके मुड़ते ही एक दूसरे की आंखों में देखकर हमारा मुस्कुराना मन का सारा तनाव दूर कर देता है।